अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फाइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। दिल्ली की CIA क्राइम्स ब्रांच में एक अंग्रेज़ SP कहीं से तब्दील होकर तैनात हुआ। उसका नाम PL थॉम्सन था, लेकिन पुलिस के हम हिंदुस्तानी अफसर ही नहीं बल्कि उसके अपने अंग्रेज़ी भाई बंद भी उसे बास्टर्ड कहा करते थे। बास्टर्ड के मायने आप जानते ही होंगे, वो शख्स जो अपने बाप का ना हो। SP थॉम्सन बहुत ही सख्त तबीयत अफसर था। उसके होठों पर कभी मुस्कुराहट नहीं देखी गई थी। डिसिप्लिन का इतना सख्त कि अपने मातहतों को इंसान ही नहीं समझता था। किसी मजबूरी के तहत किसी से ज़रा सी कोताही हो जाती तो मजबूरी को तस्लीम करके भी माफ़ नहीं करता था। सिर्फ मातहतों के साथ ही उसका रवैया न था, बल्कि वो DIG और IG के भी गले पड़ जाया करता था। इसके इस रवैये की वजह यह थी कि हर वक्त अपने काम में जुटा रहता था, न 2 मिनट आराम करता था, न किसी को आराम करने देता था। उर्दू बड़ी साफ और सही बोलता था। वो बातें अपने स्टाफ के अफसरों से हफ्ते में एक बार ज़रूर कहता था। एक ये कि लोगों की इज्जत, जान और इनके घरों की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम पर आयद होती है। दूसरी बात यह कि वारदात हो जाए तो मुलजिमों को पकड़ने के लिए हिंदुस्तानी टांगे के घोड़े की तरह काम करो। आपने अपने मुल्क में देखा होगा कि टांगेबान घोड़े को सुबह टांगे के आगे जोतकर रात को ही खोलते हैं, सारा दिन दौड़ाते रहते हैं। एक दर्जन सवारियां मिल जाएं तो टांगे में भर लेते हैं। घोड़े को पूरी खुराक भी नहीं देते, इसे छोड़ते उस वक्त हैं जब घोड़ा सड़क पर गिरकर मर जाता है। हिंदुस्तान के टांगेबान भी अपने घोड़ों के साथ यही सलूक किया करते थे। SP थॉम्सन अपने मातहत अफसरों को टांगे के घोड़े बना दिया करता था और उसकी ज़बान करख्त थी, लेकिन इसके मातहत काम करने वाले अफसर सुराग रसानी और तफ्तीश में महारत हासिल कर लेते थे। मैंने खुद उससे बहुत कुछ सीखा था। सबसे ज़्यादा कारआमद सबक जो उससे हासिल किया वो ये था कि मुस्तकिल मिजाजी से मेहनत जारी रखो। ऐसी मायूसी को कबूल ही ना करो कि नाकाम हो जाओगे। शक ज़रा सा भी हो उसे नज़रअंदाज ना करो। शक बाप पर भी हो तो उसे भी शामिल तफ्तीश करो। तुम्हारी सारी हमदर्दी मजलूम के लिए हो। अब देखिए कि जिस थॉम्सन को हम बास्टर्ड कहा करते थे वो कितना इंसाफ पसंद था और अपने फ़र्ज को किस तरह अपने मज़हब का फरीज़ा समझता था। वो सिर्फ 1 साल CIA में रहा था। इस 1 साल में उसने हमें कुंदन कर दिया था। एक रोज़ उसने मुझे और मेरे साथी इंस्पेक्टर टेनिसन को अपने दफ्तर में बुलाया। मैं डरा हुआ था कि थॉम्सन ने हमारी कोई गलती पकड़ ली होगी। उसके दफ्तर में दाखिल हुए तो उसने हमें बिठाकर एक कागज़ हमारी तरफ सरकाया। हमने देखा कि ये एक मुसलमान औरत की दरख्वास्त थी। उसका जवान बेटा ईंटों के भट्टे की आग में गिरकर और जलकर मर गया था। 2 महीने गुजर गए थे। मैंने देखा कि इस दरख्वास्त पर किसी बड़े अफसर के रिमार्क्स या हुक्म लिखा हुआ नहीं था कि इस दरख्वास्त की इंक्वायरी या तफ्तीश क्राइम्स ब्रांच करे। बाकायदा हुक्म के बगैर CIA कोई केस अपने हाथ में नहीं ले सकती। थॉम्सन ने हमें बताया कि ये दरख्वास्त उसे बराह रास्त एक मोअज़्ज़िज़ शख्स ने दी है। यह औरत मुतालिका थाने में जाती रही। उसे शक था कि उसका बेटा खुद भट्टे की आग में नहीं गिरा बल्कि उसे गिराया गया था। थानेदार इस औरत को यह कहकर टालता रहा कि वो तफ्तीश कर चुका है और इस नतीजे पर पहुंचा है कि उसका बेटा इत्तेफाकिया जलते हुए भट्टे में गिरा था। जिस मोअज़्ज़िज़ शख्स ने SP थॉम्सन को इस औरत की दरख्वास्त दी थी उसका ताल्लुक हाई कोर्ट से था। मुझे आज भी अच्छी तरह याद नहीं कि वो हाई कोर्ट में रीडर था या एडवोकेट था। उसने अपने एक दोस्त की मारिफत थॉम्सन से मुलाकात की थी। इसका ये दोस्त एंग्लो इंडियन था और पुलिस का DSP था। इस शख्स ने SP थॉम्सन को बताया था कि वो भट्टे के मालिक को ज़ाती तौर पर जानता है। उसने ये भी कहा कि वो भी इस नौजवान की मौत को मशकूक समझता है। थॉम्सन ने दरख्वास्त रख ली। मैं इस थाने के SHO के साथ बात कर चुका हूँ फ़ोन पर, SP थॉम्सन ने हमें बताया। इसकी बातों से मुझे भी कुछ शक सा हो गया है। तुम दोनों बाकायदा तफ्तीश करो, ये नहीं देखना कि ये औरत गरीब है या अमीर और कौन क्या है। अगर SHO ने दानिस्ता कोताही की है या बगैर तफ्तीश इसे इत्तफाकिया मौत लिख दिया है तो इसे गिरफ्तार करके मुझे तहरीरी रिपोर्ट दो। उसने हस्बे मामूल और हस्बे आदत बड़ी सख्त हिदायत दी जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी। मैं और टेनिसन वहाँ से आ गए और तफ्तीश का बाकायदा प्लान बना लिया। सबसे पहले हमने मुतालिका थाने जाकर SHO से पूरी मालूमात लेनी थी। आज अपनी डायरी से ये केस निकाला है तो वो सारी फिज़ा मेरी आंखों के सामने आ गई है जो एक अंग्रेज़ SP ने मुझे दिखाई थी। आज हम आज़ाद हैं। हमारा मुल्क इस्लामी मुल्क है। इस्लाम के अदल व इंसाफ के निज़ाम की तारीफ़ यूरोप के उन कानून दानों ने भी की है
जिन्होंने अपने मुल्क के लिए कानून बनाए थे। लेकिन हमारी इस्लामी मुमलिकत में अदल व इंसाफ की जो मट्टी पलीद हो रही है वो आप सब देख रहे हैं। दिन दहाड़े कत्ल होते हैं, लोग जुलूस निकालते हैं, मुजाहरे करते हैं, अखबारों में खबरें छपती हैं। गवर्नर साहब कहते हैं कि कातिलों को 2 दिनों में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वजीर आला साहब हुक्म देते हैं कि कातिलों को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। जनरल ज़िया के दौरे हुकूमत में बाज़ मकतूलों के पसमानदगान जनरल ज़िया तक भी पहुँचे। जनरल साहब हुक्म भी दे देते थे, लेकिन इलाका थानेदार के कानों पर जूं भी नहीं रेंगती थी। अब तो हमारी पुलिस ने पाकिस्तान को अपनी रियासत बना लिया है। अगर आप किसी को कत्ल करना चाहते हैं तो इलाका थानेदार के साथ पहले सौदा तय कर लें। मैं आपको एक अंग्रेज़ का अदल इंसाफ सुना रहा हूँ, जिसने दफ्तरी कार्रवाई में उलझने से पहले हुक्म दे दिया कि इस औरत का शक रफेक कर दिया। इसके बेटे के कातिल को पकड़ो। हमारे आज के पुलिस अफसर ये कहानी पढ़ेंगे तो कहेंगे कि ये तो पुलिस के ज़ाब्ते और कानून के खिलाफ है कि क्राइम्स ब्रांच का एक एसपी ऊपर के हुक्म के बगैर ही एक केस की तफ्तीश का हुक्म दे दे। मैं और इंस्पेक्टर टेनिसन इस इलाके के थाने में गए, जिस इलाके में भट्टा था। थानेदार एक मुसलमान था जो अम्बाले का रहने वाला था। सब इंस्पेक्टर सदाकत अली खान, जो पाकिस्तान मौरिस वजूद में आया तो उसने हिंदुस्तान में ही रहना पसंद किया था। इसका सारा खानदान वहीं रह गया था। सदाकत अली खान ऐश मौज करने वाला आदमी था। तजर्बेकार थानेदार था, लेकिन 4 पैसे मिल जाते तो बच बचाकर डंडी मार जाता था। वो किसी भूखे नंगे खानदान का फर्क नहीं था। इसके खानदान की पोजीशन बहुत अच्छी थी और ये असर व रसूख वाला खानदान था। हमें अपने थाने के अहाते में दाखिल होता देखकर वो हमारे इस्तकबाल को दौड़ आया और अपने दफ्तर में ले गया। मैंने इसे बताया कि हम यहाँ क्यों आए हैं। इस औरत ने तो मेरा नाक में दम कर रखा है, सदाकत अली ने कहा। वो बेचारी अपनी जगह सच्ची है। उसका जवान बेटा मारा गया है, वो तो खुदा के खिलाफ भी दरखास्त देगी। मैंने इसे मुतमईन करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन अब मालूम होता है कि वो ऊपर तक पहुंच गई है और आप साहिबान को जहमत दी है। माँ तो मुतमईन नहीं होगी। मैंने कहा, आप हमें मुतमईन कर दें। आपने जो तफ्तीश की है उसकी फ़ाइल दिखा दें और ज़बानी बता दें कि ये क्या मामला है। वो फ़ाइल ले आया जिसमें उसने तहकीकात की कार्रवाई लिखी थी। इसमें उसने लिखा था कि फ़लाँ तारीख फ़लाँ शख्स उसके पास ये रिपोर्ट लेकर आया कि उसका एक मुलाजिम जलते हुए ईंटों के भट्टे में पाँव फिसलने की वजह से गिर पड़ा और मर गया है। फिर उसने लिखा था कि वो मौके पर पहुंचा और लाश देखी जो नाकाबिले शनाख्त हद तक जल चुकी थी। फिर उसने 3 आदमियों के बयान लिए थे। सब ने कहा कि मतूफ़ी पाँव फिसल जाने से आग में गिर पड़ा। इस तरह इस थानेदार ने ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करके इस हादसे को इत्तेफाकिया या हादसाती मौत करार दे दिया। खान साहब, मैंने कहा, आपने ज़बानी जो मालूमात इकट्ठी की थी वो हमें सुना दी। पहली बात ये मालूम हुई कि मतूफ़ी जमील अहमद बेवा माँ का बेटा था। उसने 2.5-3 साल पहले मैट्रिक पास किया था और इस भट्टे के मालिक के पास मुलाजिम हो गया था। भट्टे का मालिक खलीलुर रहमान ज़रा बड़े पैमाने का ठेकेदार था। वो तामीराती काम करता था, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर और सप्लायर भी था और इसका ये भट्टा भी था जहाँ ईंटें बनती थीं। मैंने आपको अपनी कहानियों में कई बार सुनाया है कि दूसरी जंग अज़ीम ने हिंदुस्तानियों की किस्मत के दरवाजे खोल दिए थे। एक तो वो हिंदुस्तानी थे जो फ़ौज में भर्ती हो गए और दूसरे ज़राअत पेशा थे जो इस तरह खुशहाल हो गए कि अनाज फ़ौजों के लिए हुकूमत ख़रीद लेती थी और कीमत भी अच्छी देती थी। फ़ौजों को सामान की सप्लाई के ठेके लोगों को मिलने लगे। तामीराती काम भी बहुत बढ़ गया। एक तो सरकारी तामीरात थी और दूसरी तामीरात लोगों की ज़ाती थीं। रुपया पैसा आ जाने की वजह से लोगों ने मकान बनाने शुरू कर दिए और जो ज़्यादा अमीर हो गए थे उन्होंने कोठियाँ बनानी शुरू कर दी। ये ठेकेदार खलीलुर रहमान भी जंग अज़ीम का बनाया हुआ ठेकेदार था। हमने सब इंस्पेक्टर सदाकत अली खान से इस ठेकेदार की फैमिली बैकग्राउंड और किरदार वगैरह के मुतालिक पूछा तो वो हमें कुछ न बता सका। क्या मतूफ़ी जमील भट्टे पर मुलाजिम था? इंस्पेक्टर टेनिसन ने पूछा। अगर भट्टे का मुलाजिम था तो उसके ज़िम्मे क्या काम था? मैंने ये नहीं पूछा था, सदाकत अली ने जवाब दिया। मैंने ये पूछने की ज़रूरत नहीं समझी थी, अलबत्ता ये यकीन कर लिया था कि वो भट्टे का मुलाजिम था। आपको ज़रा सा भी शक नहीं हुआ था? इंस्पेक्टर टेनिसन ने पूछा और कहा, हो सकता है कि किसी के साथ मरने वाले की दुश्मनी हो और इसे धोखे से भट्टे की आग में फेंक दिया गया हो या धक्का दे दिया गया हो। मैंने फ़ाइल में नहीं लिखा, उसने जवाब दिया, लेकिन मालूम किया था कोई दुश्मनी का इशारा नहीं मिला।
मैंने नोट किया कि सदाकत अली खान ने ये जवाब दिया तो इसमें वो खुद एतमादी और बोलने के अंदाज में पुख्तगी नहीं थी जो उसके लहजे और अंदाज में पाई जाती थी। उसकी ज़बान कुछ हिली हुई लगती थी। सदाकत भाई, मैंने कहा, हम तफ्तीश के लिए आए हैं। अगर कोई शक व शुबे वाली बात है तो हमें बता दें, या ये कह दें कि आपने तफ्तीश में इतनी दिलचस्पी नहीं ली थी। लेना चाहिए थी, ये कह देना काफ़ी नहीं कि चूँकि वो माँ है इसलिए वो आपको परेशान करती रही है। सदाकत अली बेचैन सा हो गया। साफ पता चलता था कि उसे अपनी एक गलती या कोताही का एहसास है। अगर मेरे साथ अंग्रेज़ इंस्पेक्टर न होता तो सदाकत मेरे साथ बेतकल्लुफ़ी से बात करता। ये लोग अंग्रेज़ अफसरों से मरूब हो जाया करते थे। बहरहाल अभी कोई राय कायम करना कबल वक्त था। इंस्पेक्टर टेनिसन ने इसे कहा कि वो हमें इस औरत के घर तक पहुंचा दे। इसका एड्रेस तो था, लेकिन पुरानी दिल्ली में किसी का मकान तलाश करना आसान नहीं था। सदाकत अली ने एक हेड कांस्टेबल को हमारे साथ भेज दिया। मालूम हुआ कि सिर्फ ये एक हेड कांस्टेबल था जो इस औरत के घर से वाकिफ था। एक काम करना खान, इंस्पेक्टर टेनिसन ने सदाकत से कहा, ठेकेदार खलीलुर रहमान को इतला दे दो कि वो थाने में आ जाए। हम वापस थाने में आएंगे। हेड कांस्टेबल ने हमें इस औरत के घर पहुंचा दिया और हमने उसे कहा कि वो वापस चला जाए। दरवाजे पर दस्तक दी तो 14-15 साल उम्र का एक लड़का बाहर आया। मैंने अपना और इंस्पेक्टर टेनिसन का तारुफ कराया और लड़के से कहा कि अंदर जाकर कहो कि आपने जो दरख्वास्त दी थी हम इस सिलसिले में आए हैं। लड़का फौरन अंदर गया और 2 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि एक अधेड़ उम्र औरत बाहर आई। शक्ल सूरत और डील डोल से पता चलता था कि मिडिल क्लास की मोअज़्ज़िज़ औरत है। अभी तक इसके चेहरे की खूबसूरती बाकी थी। इससे पहले जो लड़का आया वो भी खूबसूरत था। औरत के चेहरे पर उदासी थी। वो हमें अंदर ले गई। ये मिडिल क्लास का अच्छा और साफ सुथरा घर था। औरत ने हमें एक कमरे में बिठाया। हमारे मना करने के बावजूद चाय बनाकर ले आई। सबसे पहले तो ये औरत बच्चों की तरह फूट फूट कर रोई और अपने बेटे को याद करती रही। इसके पास एक ही बेटा रह गया था जिसकी उम्र 14-15 साल थी। हमारी दस्तक पर यही लड़का बाहर निकला था। इस औरत के खामिद को फौत हुए 5 साल गुजर गए थे। इसका एक भाई इसे कुछ पैसे दे दिया करता था। मकान उसका अपना था। जमील अहमद इसका बड़ा बेटा था जिसे इसने 10 जमातें पढ़ाकर इस ठेकेदार के पास मुलाजिम करा दिया था। ये बेटा भी न रहा। इस औरत ने अपना नाम राशिदा बताया। आप ये बताएं, मैंने पूछा, आपको ये शक कैसे हुआ कि आपके बेटे को धक्का देकर आग में गिरा दिया गया था और वो खुद नहीं गिरा था? मेरा बेटा जमील जो रात ख्वाब में आता है, राशिदा ने जज्बाती लहजे में जवाब दिया, हर रात एक ही बात करता है। कहता है कि मेरे कातिलों को पकड़ो, मैं खुद नहीं गिरा था। क्या वो ये नहीं बताता कि उसे धक्का किसने दिया था? मैंने पूछा। नहीं, राशिदा ने जवाब दिया। मैं पूछती हूँ तो भी नहीं बताता, लेकिन मुझे यकीन है कि वो खुद नहीं गिरा। ये तो माँ के जज्बात थे जिनका इजहार वो इस तरह कर रही थी कि उसका बेटा हर रात उसे ख्वाब में मिलता है। मैंने या इंस्पेक्टर टेनिसन ने इसे ऐसी बात नहीं कही कि ये इसका वहम है और उसके जज्बात हैं। मैं उस वक्त तक कत्ल की बेशुमार वारदातों की तफ्तीश कर चुका था और ऐसी बहुत सी माएँ मेरे सामने आई थीं जिनके जवान बेटे कत्ल किए गए थे। ये सब ऐसी ही बातें करती थीं। हम दोनों पुलिस ऑफिसर उसके जज्बात का साथ देते रहे और हमने उसे यही तासुर दिया कि वो जो कुछ भी कह रही है ठीक कह रही है, लेकिन हम हक़ाइक़ मालूम करना चाहते हैं ताकि हम कातिल को पकड़ सकें। हकीकत यह है कि इस दुखियारी माँ की बातें सुनकर मुझे ये ख्याल आया था कि इसके बेटे की मौत हादसाती है और ये इस गमज़दगी के तासुरात में है कि बेटे की मौत का ज़िम्मेदार किसी न किसी को ठहरा रही है, मगर ज़रा सा भी इशारा नहीं दे रही कि इसे किस पर शक है। हमारा ये फ़र्ज़ था कि इस केस को टालना नहीं और पूरी मेहनत करनी है और ज़मीन के दूर नीचे तक उतर जाना है। ये मेरा तजुर्बा था कि बाज़ औक़ात हादसाती अमवात जिसके मुतालिक डॉक्टर भी और हर कोई यकीन के साथ कहता है कि ये मौत इत्तेफ़ाक़िया या कुदरती है, वो कत्ल की वारदात निकलती है। मसलन कुछ जहर ऐसे हैं जो किसी को रोज़ाना दूध, चाय या सालन में थोड़े थोड़े देते रहें तो 2-3 महीनों बाद वो किसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है। इस लड़के की मौत भी कत्ल की वारदात हो सकती थी। हमने इससे हक़ाइक़ मालूम करने शुरू किए तो इस ठेकेदार का जिक्र आया जिसके पास जमील मुलाजिम था। पता चला कि जमील 3 साल से वहाँ मुलाजिम था। मैंने पूछा कि वो भट्टे पर क्या काम करता था। मेरा बेटा भट्टे पर मुलाजिम नहीं था, राशिदा ने जवाब दिया। वो ठेकेदार का क्लर्क था या मुंशी कह लें। ठेकेदार के घर भी जाता था और घर की कोई ज़रूरत होती तो वो पूरी करता था।
इसकी ड्यूटी और भी थी। ठेकेदार की बेटी कॉलेज में पढ़ती है, इसके लिए बाप ने टांगा लगवाया हुआ है। मेरा बेटा सुबह इस लड़की के साथ कॉलेज तक जाता था और छुट्टी के वक्त कॉलेज से उसे घर लाता था। ठेकेदार इस काम की उसे अलग तनख्वाह देता था। 5-6 दिनों से वो भट्टे पर जा रहा था। कहता था कि भट्टे का मुंशी छुट्टी लेकर चला गया है। इसके आने तक जमील ने भट्टे पर हिसाब किताब करना था। इसका मतलब ये हुआ कि इंस्पेक्टर टेनिसन ने कहा कि ठेकेदार को आपके बेटे पर बहुत ही एतमाद था। हाँ जी, राशिदा ने कहा। ये एतमाद की ही बात थी कि खलीलुर रहमान मेरे बेटे को अपनी लड़की के साथ भेजता था। एतमाद की वजह यह थी कि ठेकेदार हमारा दूर का रिश्तेदार भी है। इस जंग से पहले ठेकेदार का सिर्फ भट्टा था जिसकी कोई आमदनी नहीं थी। इतने मकान बनते ही कहाँ थे। हिंदू और सिख मकान बनाते थे तो हिंदुओं और सिखों को ही भट्टों से ईंटें लेते थे। जंग शुरू हुई तो खलीलुर रहमान का भट्टा भी चल पड़ा और देखते ही देखते वो ठेकेदार बन गया। आदमी होशियार और चालाक है, हर किसी को खुश रखना जानता है। इसका कारोबार बड़ी जल्दी फैल गया। 2 साल भी नहीं गुजरे थे कि इसने नई दिल्ली में कोठी बना ली। मेरा खामिन फौत हो गया था। ठेकेदार ने मेरे साथ ये हमदर्दी की कि जमील ने मैट्रिक पास कर ली तो ठेकेदार ने उसे अपने पास रख लिया और अच्छी तनख्वाह देने लगा। ये तो आपको पता है कि फौत होने से पहले वो भट्टे पर जाता था क्योंकि वहाँ का मुंशी छुट्टी पर चला गया था और ठेकेदार किसी और पर एतबार नहीं करता था। जमील जलकर फौत हो गया तो ठेकेदार ने मुझे 5,000 रुपये पेश किए थे। मैंने रकम ये कहकर लेने से इनकार कर दिया कि मैं अपने बेटे की कीमत नहीं लूँगी। आपको ठेकेदार पर शक तो हुआ होगा, इंस्पेक्टर टेनिसन ने कहा। इस पर तो शक नहीं होना चाहिए, राशिदा ने जवाब दिया, लेकिन ठेकेदार के खिलाफ मुझे शिकायत ज़रूर है। वो क्या? मैंने 5,000 की रकम कबूल न की। मैंने उसे कहा कि मुझे थाने ले चलो क्योंकि मुझे शक है कि मेरे बेटे को आग में जलाया गया है। ठेकेदार ने कहा कि ऐसे फजूल शक ना करो, खामखा थाने में खराब होती फिरोगी। सब कहते हैं कि तुम्हारा बेटा फिसल कर गिरा था। मैंने कहा कि मैं खुद ही थाने चली जाऊंगी तो ठेकेदार फिर मुझे समझाने बुझाने लगा और 8,000 रुपया पेश किया जो मैंने कबूल न किया। ठेकेदार को गुस्सा आ गया और कहने लगा कि तुम खुद भी खराब होना चाहती हो और मुझे भी खराब करोगी। इसने ये भी कहा कि तुम इस जिद से बाज ना आई तो दूसरे बेटे से भी हाथ धो बैठोगी। इसके साथ ही उसने ये भी कहा कि छोटे बेटे को मैट्रिक पास कर लेने दो, मैं उसे जमील की तरह अपने पास रख लूँगा। एक बात सोच लें, मैंने कहा, अगर आपको ठेकेदार पर शक है तो हमें बताएं या साफ कह दें कि ठेकेदार पर आपको शक नहीं। ठेकेदार पर शक की कोई वजह नहीं, राशिदा ने कहा। इतने अमीर कमीर आदमी की हमारे साथ क्या दुश्मनी हो सकती है, बल्कि इसे तो जमील पर इतना एतमाद था कि अपनी जवान बेटी को मेरे बेटे के साथ भेजा करता था। ये भी तो दुश्मनी की वजह हो सकती है, मैंने कहा। इसकी लड़की जवान है और आपका बेटा भी जवान था। हो सकता है कि ठेकेदार ने इन दोनों को काबिल एतराज़ हालत में देखा हो या ये देखा हो कि इन दोनों में कुछ और ही किस्म की बेतकल्लुफ़ी है। मैं ये नहीं मान सकती, राशिदा ने कहा। मेरा बेटा इतना होशियार और चालाक नहीं था। अगर ऐसी बात होती तो ठेकेदार मुझसे गिला करता और जमील को नौकरी से निकाल देता। इसे मालूम था कि हमारे लिए यही सज़ा बहुत है कि हमारी रोज़ी बंद हो जाए। आप पुलिस के अफसर हैं, ऐसी बातें बाहर से मालूम कर सकते हैं। ये ख़ास तौर पर जहन में रखें कि ठेकेदार ने राशिदा को 5,000 रुपया पेश किया था, फिर ये रकम 8,000 कर दी। आजकल 5 या 8,000 की कोई हैसियत नहीं रही। मैं जिस वक्त की बात कर रहा हूँ उस वक्त का 1,000 आज के 1 लाख के बराबर था। राशिदा ने ये रकम कबूल न की और वो थाने चली गई। थानेदार ने इसे कहा कि इसे कोई शक है तो गवाह साथ लाए और अपना शक साबित करे। हम जानते थे कि थानेदार ऐसी बात इस सूरत में कहा करते हैं जब वो किसी को टालना चाहते हैं। राशिदा गवाह कहाँ से लाती? फिर भी वो रोती और भटकती रही और हर रात ख्वाब में बेटे को देखती रही। इसके पास यही एक शहादत और यही एक सबूत था कि उसका बेटा ख्वाब में उसे कहता था कि वो आग में खुद नहीं गिरा बल्कि उसे गिराया गया था। 2 महीने गुजर गए। जमील का 40वां हुआ तो ठेकेदार ने अपनी बेटी की शादी कर दी। राशिदा 3-4 मरतबा फिर थाने गई। उसने बताया कि थानेदार कभी तो उसे बड़े प्यार और मोहब्बत से समझाने की कोशिश करता था कि ये उसका वहम है और कभी उसे गुस्से से थाने से निकाल दिया करता था। जिस आदमी ने उसकी दरख्वास्त एसपी थॉमसन तक पहुंचाई थी और उसके खामिन का दोस्त था। एक रोज़ ये दोस्त राशिदा के घर आ गया था तो राशिदा ने उसे बताया कि उसे शक है। दोस्त ने दोस्ती का हक अदा करने की खातिर खुद ही दरख्वास्त लिखी और अपने डीएसपी एंग्लो इंडियन दोस्त को दे दी
और इस डीएसपी ने दरखास्त थॉमसन तक पहुंचा दी। इस गमज़दा माँ से हमें कोई ऐसी बात मालूम ना हुई जिससे कोई शक वाज़ेह होता। सिर्फ एक बात थी जो कुछ शक पैदा करती थी, वो ये कि जमील ठेकेदार की बेटी को कॉलेज ले जाता और वापस लाता था। ये देखा गया है कि जिस शख्स को अचानक दौलत मिल जाए और इससे पहले उसने कभी दौलत ना देखी हो, तो उसका अपना दिमाग ख़राब हो या ना हो, उसकी औलाद का दिमाग ख़राब हो जाता है। लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास का ख़ानदान सिर्फ दौलत के ज़ोर पर यकलख्त अपर क्लास में शामिल हो जाए तो इस ख़ानदान की नौजवान लड़कियां और लड़के आपे से बाहर हो जाते हैं और अपनी इखलाकी हदें फलांग जाते हैं। हमें ये मालूम करना था कि ठेकेदार की ये बेटी इखलाकी लिहाज से कैसी है। अलबत्ता सोचने वाली बात यह भी थी कि अमीर घराने की लड़की को अमीर घराने के लड़कों के साथ दोस्ती लगानी चाहिए थी। जमील तो उसका बॉडीगार्ड यानी नौकर था। मैं और इंस्पेक्टर टेनिसन इसी मसले पर तबादला ख्याल करते थाने चले गए। ठेकेदार खलीलुर रहमान थानेदार के पास बैठा हुआ था। 50 साल से कुछ ऊपर का आदमी था। शक्ल सूरत से मोअज़्ज़िज़ लगता था। वो जिस तरह मुझे और इंस्पेक्टर टेनिसन से मिला, इससे पता चलता था कि अच्छी और शाइस्ता सोसाइटी में उठने बैठने वाला आदमी है। मेरी राय में वो शाइस्ता और महज़ब आदमी था या पक्का उस्ताद था और हर ढंग से खेलना जानता था। मैंने और टेनिसन ने पहले ही तय कर लिया था कि ठेकेदार को भट्टे पर ले जाना है और वहीं उससे सवाल जवाब करेंगे। भट्टा देखना भी ज़रूरी था। हमने उसे कहा कि वो हमें अपने भट्टे पर ले चले। भट्टा दिल्ली के मज़ाफ़ात में था। थोड़ा अरसा गुजरा, दिल्ली से आए हुए एक साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया था कि जहाँ किसी ज़माने में भट्टे और बंजर इलाके थे, वो सब कभी के आबाद हो चुके हैं। वहाँ कोठियाँ और नए नए नमूनों के मकान बन गए हैं। ठेकेदार के भट्टे पर पहुँचे तो उसे कहा कि सबसे पहले हमें वो जगह दिखाई जहाँ से जमील आग में गिरा था। इसने वो जगह दिखाई। यहाँ ज़रूरी मालूम होता है कि जिन लोगों ने ईंटों वाला भट्टा नहीं देखा, उन्हें ज़रा वाज़ेह तौर पर बता दिया जाए कि भट्टा होता कैसा है। ये एक खंदक होती है जो गोलाई में खोदी जाती है, लेकिन ये गोल दायरों में नहीं होती बल्कि लमूतरी होती है। इसकी कम से कम गहराई 10 फीट होती है और चौड़ाई भी तकरीबन इतनी ही रखी जाती है। इस खंदक में कच्ची ईंटें ख़ास तरतीब से रखी जाती हैं। यूँ समझ लें कि ये एक तरतीब में ढेर होता है। ढेर के दरमियान एक ख़ास फासले पर जगह खाली छोड़ दी जाती है। ऐसी सब जगहों पर कोयला, लकड़ियाँ या जलने वाली और अशियाँ रखकर इन्हें आग लगा दी जाती है। फिर इस सारी खंदक को ऊपर से ढक दिया जाता है। जहाँ जहाँ आग जल रही होती है वहाँ ऊपर लोहे के ढक्कन ढक दिए जाते हैं और एक जगह चिमनी रखकर इधर उधर से बांध दी जाती है। इससे तमाम भट्टे का धुआं बाहर निकलता है। जहाँ ढक्कन रखे जाते हैं वहाँ से थोड़े थोड़े वक्फे के बाद ढक्कन उठाकर मज़ीद कोयले और लकड़ियाँ फेंकते। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फाइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। दिल्ली की CIA क्राइम्स ब्रांच में एक अंग्रेज़ SP कहीं से तब्दील होकर तैनात हुआ। उसका नाम PL थॉमसन था, लेकिन पुलिस के हम हिंदुस्तानी अफसर ही नहीं बल्कि उसके अपने अंग्रेज़ी भाई बंद भी उसे बास्टर्ड कहा करते थे। बास्टर्ड के मायने आप जानते ही होंगे, वो शख्स जो अपने बाप का ना हो। SP थॉमसन बहुत ही सख्त तबीयत अफसर था। उसके होंठों पर कभी मुस्कुराहट नहीं देखी गई थी। डिसिप्लिन का इतना सख्त कि अपने मातहतों को इंसान ही नहीं समझता था। किसी मजबूरी के तहत किसी से ज़रा सी कोताही हो जाती तो मजबूरी को तस्लीम करके भी माफ़ नहीं करता था। सिर्फ